काला तिरंगा, डोगा और तिरंगा का 2 in 1 विशेषांक। रात, जिसका अर्थ है अंधेरा और सन्नाटा, और रात का अंधेरा और सन्नाटा जितना ज़्यादा घना होता है उतना ही लाभदायक होता है उनके लिए जिनके काम रात के अंधकार की तरह काले होते हैं। इस दीवार को तोड़ने के बाद हम बैंक में दाखिल हो जाएंगे। जल्दी कर तो रहा हूँ। अंधेरे के कारण काम पूरी तेजी से नहीं हो पा रहा। तभी ये लाइट कहाँ से आई? कहीं से भी आई हो, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। ये बात नहीं है, ये 3 रंग की लाइट है। इस लाइट को मैंने पहले भी कहीं देखा है, पिछली बार जेल जाने से पहले। इस तिरंगी लाइट के यहाँ चमकने का एक ही मतलब है कि यहाँ आ पहुँचा है तिरंगा। ओह, खैर नहीं, भागो यहाँ से। नहीं, हम तिरंगा से बचकर नहीं भाग सकते। हम इसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि जेल जाने से पहले हम कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। न तुम जेल जाओगे न अस्पताल, तुम्हें तो कब्रिस्तान जाना है। खचाक! इधर उन बदमाशों की आखिरी चीखें गूंजी और इधर कहीं पुलिस सायरन, प्याओ 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 प्याओ। ठीक उसी समय पुलिस हेडक्वार्टर में। इस समय यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की वजह है, अभी अभी मुझ तक रिपोर्ट पहुंची, सीबीआई की यह रिपोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना अबू हल दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में देखा गया है। वह यहाँ कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है। हमें हर वक्त उससे अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर अबू हल वारदात करने में सफल हो गया तो समझ लो कि दिल्ली तबाह हो जाएगी। ओह, पिंग 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 पिंग। एक्सक्यूज मी, कमिश्नर हियर। फ़ोन पर मानो बम के धमाके हुए हों। क्या? ओह नो, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। सर, इस समय आप दिल्ली को तबाही से बचाने के लिए कुछ कह रहे थे। हाँ, लेकिन इस समय सवाल दिल्ली का नहीं बल्कि सारे देश को तबाही से बचाने का है। जल्दी ही। कहाँ है वो? उधर। तो तुम यह कह रहे हो कि तिरंगा ने अपनी ढाल से तुम्हारे 2 साथियों को काट डाला और तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया? जी साहब। झूठ झूठ बोल रहा है तू। सच बोल हरामजादे, चटाक, सच बोल। कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ कमिश्नर साहब, इसकी हालत गंभीर है। इस तरह यह मर भी सकता है। इसे जल्दी से ठीक करो डॉक्टर। मैं इसके हलक में हाथ डालकर इसे सच्चाई उगलवाना चाहता हूँ। मैं उस छोटे अपराधी के पीछे क्यों पड़ गया? मेरे पास सच्चाई जानने का एक साधन है ना, इस सुरक्षा चक्र के रूप में, जिसके आकाश में रोशन होते ही मेरे पास पहुंचना है। तिरंगा वो आ रहा है। नहीं, वो तो एक ऊंची इमारत पर लगा तिरंगा झंडा है, जिससे मुझे तिरंगा के आने का धोखा हुआ है। खैर, धोखा हुआ तो क्या हुआ, तिरंगा तो आएगा ही। लेकिन तिरंगा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ है तिरंगा? छनाक! तिरंगा? लेकिन तिरंगा यहाँ क्यों आया? माना कि हम बदमाश थे, लेकिन अब तो हमने सब कुछ छोड़ दिया है और फिर हम तो सिर्फ ताश खेल रहे हैं। ताश खेलना जुर्म तो नहीं? तुम्हारा ताश खेलना जुर्म नहीं है, जीना ही जुर्म है। खचाक! आह! मर जाओ। आह! सभी मर गए। कोको बोंगो क्लब। अच्छा हुआ। ओह, कुछ और अपराधी मारे गए तिरंगा के द्वारा। तो आप मानते हो कि ये सब तिरंगा ने किया है? अपराध को रोकते रोकते तिरंगा अपराधियों की सांसें ही रोकने लगा है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। दिल्ली पुलिस के मुखिया की चुप्पी बता रही थी कि जो हो रहा था बुरा हो रहा था, लेकिन सभी के लिए नहीं। अच्छा हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसे उस तबाही के तूफान के आगाज के रूप में देखा जा सकता है जिसे हम जल्द ही दिल्ली में करने वाले हैं। दिल्ली में इतनी लाशों के ढेर लगने वाले हैं कि उन्हें देने के लिए कंधे कम पड़ जाएंगे। ऐसा कब होगा अबू हल साहब? क्या देरी है ऐसा होने में? सब्र तो करो, सब्र करो, सब होगा। सब्र और दिमाग से काम लेकर ही तो अबू हल 20 सालों से सारे हिंदुस्तान को हिलाने के बाद आज भी कानून की गिरफ्त से बचा हुआ है। कानून की परछाई भी मुझे छू नहीं पाई है। दिल्ली में किए जाने वाला एक भी बम धमाका खाली ना जाए, इसीलिए मैंने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से एक बेहतरीन बम एक्सपर्ट को यहाँ भेजने के लिए बोला है। उस बम एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया बम
कोई भी मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे मिली खबर के अनुसार वो बम एक्सपर्ट पाकिस्तान से कश्मीर पहुंच चुका है और वहां से एयर इंडिया की फ़्लाइट से दिल्ली आ रहा है। एयर इंडिया की वह फ़्लाइट किसी भी समय दिल्ली पहुंच सकती है। शेर कश्मीर बोल रहा हूँ, बोलो। कश्मीर से आने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट पहुंच चुकी है। सब इसी फ्लाइट में है ना? हाँ। एकदम लाल रंग का, ऊपर सफ़ेद डंडी होगी। नज़र आया? हाँ, नज़र आ गया। गुड। सैप को सेव कर पेश करके रिसीव करो। ओके, खुदा हाफिज़। और उसे बाइज्जत मेरे पास लेकर पहुँचो। वेलकम। थैंक यू। आइए, जल्दी ही। खुशामदीन, खुशामदीन। दिल्ली के इस गरीब खाने में अबू हल आपका इस्तकबाल करता है। अरे ये क्या, आप हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं? मेरे हाथ की खासियत है कि जब सामने दोस्त है तो हाथ हाथ से मिलता है, और अगर सामने दुश्मन हो तो ये हाथ जाकर मिलता है उसके थोबड़े से। आह आह, कौन है तू? पहचान, तिरंगा। तू पाकिस्तानी बम एक्सपर्ट के रूप में, पर कैसे? बताऊंगा, लेकिन यह कहानी थोड़ी लंबी है, और लंबी कहानी तभी सुनाई जा सकती है जब ना तो आहो कराहो का शोर हो धाड़ धाड़, और ना गोली बारूदों का तर 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 तर, और साथ ही सुनने वाला भी आराम से बैठा हो। और तुम सब आराम से तब बैठोगे जब मैं तुम्हारे सारे कसबल ढीले कर दूंगा। अपनी इस लंबी कहानी को तुम जहन्नुम में रहने वालों को सुनाइयो तिरंगा। मैं तुझे वहीं भेज रहा हूँ। आह, यह वह रूप है जिसकी बदौलत अबू हल आज तक पूरी दुनिया के कानून से बचता आया है। और जब अबू हल इस रूप में आता है तो तभी दम लेता है जब उसका शिकार हलाल हो जाए। उफ, अबू हल के शरीर में हाथी सी ताकत आ गई है, और गिंडी जैसे मजबूती भी। धड़ाक। गोलियों और बारूद से खेलने वाले किसी आतंकवादी के पास ऐसी चमत्कारी शक्ति होगी, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। उफ, ढाल की शार्प एज ने इसके शरीर पर खरोंच भी नहीं डाली। फायर कैप्सूल से निकली आग इसके शरीर की पट्टियों को जरूर धू धू करके जला देगी। उफ, आग भी इस पर बेअसर है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और चीज़ है जो इस पर असर करेगी। यह तांबे का तार, जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन इन छेदों में घुसते ही प्रलयंकारी साबित होगी। तेज करंट ने मम्मी बने अबू हल को तड़पाया जरूर, लेकिन उसकी यह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रही। ओह, उसने अपने शरीर से लिपटी तारों को जकड़ लिया। मुझे उसके शरीर को एक बार फिर तारों में फंसाना होगा। लेकिन अब अबू हल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था, और वह पूरे जोर शोर से तिरंगा को अपना शिकार बनाने में जुट गया। उफ, गुस्से में इसकी और पावर सामने आ गई है। मेरे द्वारा इसे रोकने की गई हर कोशिश नाकाम हुई है। एक मिनट, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अबू हल एकाएक साधारण इंसान से खतरनाक मम्मी शैतान बन गया है। कैसे? अगर ये कारण ढूंढ लिया जाए तो बात बन सकती है। कारण सामने था। अबू हल के हाथ में पड़ा हुआ लोहे का वह अजीब सा कड़ा, जैसे ही उसने उस कड़े को अपने हाथ में पहना था, वैसे ही वह शैतान बन गया था। अगर मैं अबू हल के हाथ से वह कड़ा उतार दूं तो फिर से उसे वैसा ही इंसान बनाया जा सकता है जिसे मेरे कुछ ही घूंसे चित कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ में पड़े लोहे के कड़े को उसके हाथों से उतारना कोई मुश्किल काम है? लोहे के कड़े के हाथ लगाते ही तिरंगा को ऐसा लगा जैसे उसके तन से प्राण खींच लिए गए हों। अगर उसने एक झटके से अपने आप को पीछे गिरा लिया नहीं लिया होता तो ऐसा हो ही जाता। कोई भी इंसानी ताकत मेरे हाथ से इस शैतानी ताकत को नहीं छीन सकती, जिसमें मिस्र की सबसे खतरनाक ममी कुमैनी की आत्मा बसती है। और कुमैनी की आत्मा से जो भी टकराएगा उसकी आत्मा भी जिंदा नहीं रहेगी। ओह, उसके कड़े को उसके हाथ से उतारे बिना उससे जान बचाना मुश्किल है, और उसे उतारने की कोशिश करना अपने आप को सीधा मुश्किल के भंवर में ढकेलना है। तो फिर बात कैसे बनेगी? एक तरीके से बनेगी, और उस तरीके को यह तांबे की तार बनाएगी, लोहे की उस मोटी रॉड से लिपट कर और बिजली के सॉकेट में जाकर। तरीका बन गया, लेकिन यह तरीका तभी काम करेगा जब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उससे जा भिड़ूंगा। मुझे इतना तो नहीं पता कि तू अचानक मुझसे भिड़ने क्यों आ गया है। तूने मौत को गले लगाने वाला काम किया है तिरंगा,
और यह कुछ ही पलों में तुझे मिल जाएगी। जान हथेली पर रखकर मौत को जिसने गले लगाया है, उसी ने मौत को मात दी है, उसी ने मंजिल को पाया है। साया अबूहल के हाथ से उस शैतानी लोहे के कड़े के निकलते ही तिरंगा को मंजिल मिल गई थी और उसने मौत को मात दे दी। या तूने सही कहा था अबूहल, कोई इंसानी ताकत तेरे शैतानी कड़े को हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने लोहे की उस रॉड पर तांबे की तार लिपटकर और उसमें करंट प्रवाहित करके इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बना दिया। शक्तिशाली मैग्नेट तरंगों ने तेरे हाथ की कलाई में मौजूद ढीले लोहे के शैतानी कड़े को खींचकर उसे गायब कर डाला और तुझे वापस ऐसा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया जो दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी लात घुसे खाने की कुवत नहीं। थाड़ जल्दी ही। हाँ तो अबूहल साहब, अब यहाँ ना तो गोलियों और बारूदों का शोर है और न ही आहो कराहो का शोर। मैंने अपनी फ्लेयर्स छोड़कर पुलिस को यहाँ पहुँचने का जो मैसेज दिया है, उसकी मदद से पुलिस को यहाँ पहुँचने में जितनी देर लगेगी, उतनी देर में मैं तुम्हारी लंबी कहानी सुना दूँ कि मैं दिल्ली में मौजूद तुम्हारे इस बेहद गुप्त ठिकाने पर कैसे पहुँचा। तुम अपने साथियों के साथ कोई बड़ी वारदात करने के लिए इस शहर में हो। यह बात सीबीआई के माध्यम से मुझ तक पहुँच चुकी थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं तुरंत ही तुम्हारी खोज में लग गया। मैं हर हाल में जल्दी से जल्द तुम तक पहुंचना चाहता था और ऐसा करने का एक ही तरीका था, अंडरवर्ल्ड में खलबली मचा देना, और मैंने ऐसा किया। मैं हर उस अपराधी तक पहुंचा जिसका या तो आतंकवादियों से संबंध है या कभी था। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई, मेरे हाथ लगा अल हसन। अबू हसन बहुत ही शातिर और चालाक है। वो अपना ठिकाना अपने बाप को भी नहीं बताता, इसीलिए तुम्हें यह कोई नहीं बता पाएगा कि दिल्ली में अबूहल कहाँ है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस तक पहुँचने का एक जरिया बता सकता हूँ। चूँकि मेरा संबंध कश्मीर में बैठे पाकिस्तानी आतंकवादियों से है, इसीलिए मेरे पास उड़ती उड़ती यह खबर पहुँची है कि अबूहल ने दिल्ली में अचूक बम धमाके करने के लिए पाकिस्तान से एक बम एक्सपर्ट बुलाया है। कल सुबह वह बम एक्सपर्ट अवैध रूप में सीमा पार करके कश्मीर के होटल अल हबीबी में पहुंच जाएगा और फिर वहां से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से दिल्ली पहुंचेगा। ड्रेस कोड और मिलने के कोड वर्डों के मामले में उसकी अबूहल से बात हो चुकी है। दिल्ली में मौजूद अबूहल के आदमी उसे खुद पहचान कर अपने अड्डे पर ले जाएंगे। ड्रेस कोड और मिलने के कोड वर्ड्स के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, सब कुछ इतने गुप्त ढंग से हो रहा है कि किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन अगर तुम एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद लेकर चौकसी बरतो तो तुम उन्हें पकड़ सकते हो सकता है, लेकिन उस बम एक्सपर्ट और अबूहल के आदमियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इस तरह अबूहल हाथ से निकल जाएगा। तो फिर तुम अबूहल को पकड़ने के लिए क्या करोगे? मैं कश्मीर जाऊंगा, लेकिन ये बात एकदम गुप्त रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि तुम बेहोशी की लंबी नींद सो जाओ। मैंने अल हसन को बेहोश करके और उसे रस्सी से बांधकर महरौली में बने एक सुनसार खंडहर में डाल दिया, जहाँ से उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। मैं उसी रात बिना किसी को कुछ बताए कश्मीर जाने वाली फ़्लाइट पर सवार हो गया। कश्मीर पहुंचकर मैंने होटल अल हबीबी में सुबह पहुंचने वाले हर व्यक्ति की गुप्त रूप से जांच करनी आरंभ कर दी। जल्द ही मुझे कमरा नंबर 304 में अपने मतलब का आदमी मिल गया। मैंने उसे उसी के कमरे में दबोच लिया और उससे अपने तरीके से सब उगलवाना शुरू कर दिया। इस काम में मुझे थोड़ी देर तो लगी, लेकिन आखिर में मैं उससे सब कुछ जानने में सफल हो गया। और सब कुछ जानने के बाद मुझे वापसी की तैयारी करनी थी, जिसकी तैयारी मैं पहले से ही करके आया था। जल्दी ही मैं तिरंगा से बम एक्सपर्ट बन गया। प्याओ प्याओ। और असली बम एक्सपर्ट को बांधकर उसी के रूम के बेड में डालकर तुम तक आ पहुंचा। ले, मेरी कहानी के ख़त्म होने के साथ ही पुलिस भी यहाँ आ पहुँची। अच्छा है, जेल में बैठकर इस कहानी को खूब याद करियो और अपने किस्मत को कोसियो। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये तो गिरफ्तार होगा ही तिरंगा, साथ ही तुम भी गिरफ्तार हो गए। मैं गिरफ्तार होऊंगा? क्या मतलब? मतलब ही पता चल जाएगा हत्यारे तिरंगा। अभी तो तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो, लेकिन डोंट मूव तिरंगा, वरना हम गोलियां चला देंगे। कमाल है, ये मुझ पर गोलियां तक चलाने के लिए तैयार है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मामला काफ़ी गंभीर लगता है। मुझे इसके बारे में जानना होगा और इसके लिए मेरा यहाँ से निकलना ज़रूरी है। धाड़! सॉरी इंस्पेक्टर, मेरा गिरफ्तार होने का कोई इरादा नहीं है,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जो जानना चाहता हूँ उसे गिरफ्तार होकर नहीं जान पाऊंगा। वो भागा जा रहा है सर, गोलियां चलाओ, धाड़ धाड़। पुलिस वालों के हथियारों ने जब तक गोलियां उगली तब तक उनका निशाना अंधेरे में खो चुका था। कुछ ही देर बाद, तिरंगा तुम यहाँ? आज आप पहली बार देख रहा हूँ कि आप मुझे देखकर आपके चेहरे पर हैरानी के भाव हैं। इसका कारण जानने ही आया हूँ। अपने खून भरे हाथों को देखकर क्या तुम्हें मेरे कारण दिखाई नहीं दिया जो मेरे पास आ गए? मेरे बारे में आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे विस्तार से समझाएंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार करने के बाद। कमिश्नर साहब, आप भी? ओह, यानी तिरंगा से आपका विश्वास भी उठ गया है? सवाल विश्वास का नहीं बल्कि इन सबूतों का है जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम अपराधी हो, और अपराधी चाहे आम नागरिक हो या तिरंगा, उसे गिरफ्तार होना ही होगा। सबके साथ आपको भी गलतफहमी हुई है, और इस गलतफहमी को सच्चाई का दर्पण सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूँ, और ऐसा मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं कानून के शिकंजे की गिरफ्त से दूर रहूंगा। मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, मगर किसने रचा और ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य ही क्या है? जिन घटनाओं का तिरंगा को कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा था, अखबार वालों को उसमें कई उद्देश्य नजर आ रहे थे। क्राइम कवरेज। तिरंगा ने कानून अपने हाथ में ले लिया। पॉइंट ऑफ दिल्ली। अब अपराध को नहीं, अपराधियों को खत्म करने में जुटा तिरंगा। मुंबई सांध्य टाइम्स। कानून का रक्षक बना तिरंगा, अपराधियों को सफाया करने को उतारू। तिरंगा अपराधियों की जड़ को काटने का काम कर रहा है। यह तो गलत हो रहा है। यह काम तो डोगा का है, फिर यह काम चाहे मुंबई में हो या दिल्ली में। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में है तिरंगा। यही तो चाहता था मैं। लेकिन तिरंगा के अखबार की सुर्खियों में आने से मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा तो तब होगा जब देशभक्त तिरंगा बदनाम होकर रह जाएगा और बन जाएगा काला तिरंगा। पिंग 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 पिंग। कैसे फ़ोन किया? आपको यह बताने के लिए कि हम सब तैयार हैं। आज हमारा वर्किंग एरिया कौन सा होगा? तिरंगा को बदनाम करने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना होगा? दिल्ली के स्लम एरिया में। वहाँ छोटे मोटे अपराधियों का गढ़ है, वहाँ खलबली मचा दो। तिरंगा के रूप में जितने अपराधियों को घायल कर सको करो, जितनी लाशें गिरा सकते हो गिराओ। ठीक है बॉस, तिरंगा की पोशाक पहनकर आज हम कहर बरसा देंगे दिल्ली में। ऐसा नहीं होगा। तिरंगा भारत माँ की लाज है, और अपनी भारत माँ की लाज को इस तरह बेआबरू नहीं होने देगा डोगा। धर 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 धर। आया तो था तिरंगा को यह समझाने कि अपराधियों जैसी समस्या को जड़ से खत्म करने का काम उसका नहीं, डोगा का है। लेकिन डोगा दिल्ली में? यहाँ आकर इस कुत्ते की सी नाक ने सूंघ लिया कि मामला कुछ और ही है, इसलिए सूंघता सूंघता यहाँ आ पहुँचा, तुम्हें जहन्नुम में पहुँचाने के लिए। क्योंकि तिरंगा पर दाग लगाने वाले की कोशिश करने वालों का यही अंजाम हुआ है। फिर चाहे वो कोशिश सीमा पार मौजूद देश के दुश्मनों ने की हो या देश के अंदर मौजूद तुम जैसे कीड़ों ने। तिरंगा के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मुझे उसे बेनकाब करना होगा ताकि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। तिरंगा, मैं जानता था कि मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा ही कुछ हो रहा है। कोई मेरे जैसी पोशाक पहनकर मुझे बदनाम कर रहा है। ऐसा ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें रोकने खुद आ गया हूँ। आ गया है तो क्या हुआ तिरंगा, तू अभी चला जाएगा इस दुनिया से हमेशा के लिए। उफ, ये तो नकली तिरंगाओं की पूरी फौज है, और ये फौज असली तिरंगा पर भारी पड़ेगी। मैं ऐसे भारी पड़ने वालों को हल्का करना खूब जानता हूँ, और तुम्हें हल्का करने की प्रक्रिया को मैं शुरू करूँगा तुम्हारे शरीर पर मौजूद तिरंगा के लिबास को उतारने से। ओह, ये तिरंगा ने पानी सा क्या उड़ाया? हाँ, वैसे तो यह पानी ही है, लेकिन इस पानी में खुजली की ऐसी दवा मिली हुई है जो इंसान को कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर देती है। उफ, ये खुजली! वैसा ही हुआ। उफ, अब ठीक है। अब तुम्हारे जिस्म पर वह लिबास नहीं है जिसकी मैं इज्जत करूं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम ये क्यों और किसके कहने पर कर रहे हो। यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तिरंगा, क्योंकि हमें जिसने भी यह काम करने के लिए भेजा है उसने इसका भी इंतजाम किया हुआ है कि अगर तू हमारे सामने आया हम तुझसे कैसे निपटे। अचानक तिरंगा को अपने सिर में भयंकर पीड़ा होती महसूस हुई। अगले ही पर तुझे अपना सर पकड़कर बैठने के लिए मजबूर होना ही पड़ा ना? होना ही था,
इस यंत्र की खूबी ही ये है कि इससे निकलने वाली तरंगे आदमी को और कुछ करने नहीं देती, उसे सिर के भयंकर दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं देखने देती। ये भी नहीं कि मौत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। एक ट्रक तेजी से तिरंगा का कचूमर निकालने उसकी तरफ बढ़ रहा था और भयंकर सिर दर्द से तड़पता तिरंगा उससे पूरी तरह बेखबर था। लेकिन अचानक ब्राम! तिरंगा का कचूमर बनाने के लिए बढ़ने वाले ट्रक का ही कचूमर बन गया, उस गोले से जिसे उछालने वाला था डोगा। च्यों! अपराध से लड़ने वालों की जान लेने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तुम्हारे इस शौक को पूरा करने डोगा आ गया है। आओ, डोगा की जान लो। ताड़! नहीं लेते तो डोगा को जान दो। च्यूम च्यूम, जल्दी दो। उस यंत्र के खत्म होने के बाद सामान्य हुआ तिरंगा लपक कर डोगा के पास पहुंचा। ये तुमने क्या किया डोगा? और तुम दिल्ली में कैसे? ये इसी लायक थे। तुम्हारे ऊपर मंडराते संकट से दो दो हाथ करने के लिए मुझे मुंबई से यहाँ आना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर तो कोई और ही खिचड़ी पक रही है। हाँ, और ये सब मुझे उस खिचड़ी पकाने वाले तक पहुँचा सकते थे। नहीं पहुँचा सकते थे। मैं मालूम कर चुका हूँ। इनमें से कोई नहीं जानता कि इन सबको किसने भेजा था। इन्हें तो फ़ोन पर हुक्म मिलता था। इन्हें काम करने का पैसा इनके ठिकाने पर पहुँच जाता है। तभी तेज आवाज़ों से वातावरण गूंज उठा। पुलिस सायरन की आवाज़ बचा रही है कि पुलिस यहीं आ रही है तुम्हारे लिए। तुम मोस्ट वांटेड अपराधी हो। तिरंगा जैसे नींद से जागा। ओह नहीं, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा और अब ये काम बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई पुलिस घेराबंदी करके आई होगी। आने दो, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगे पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि डोगा तुम्हारे साथ है। तुम क्या करोगे पता चल जाएगा। गटर में कूदो। कमाल का रास्ता है ये तो। तुम हवाओं में सफ़र करने वाले इस रास्ते को नहीं जानते, लेकिन डोगा का इन रास्तों से रोज ही पाला पड़ा रहता है। लेकिन ये मुंबई के नहीं, दिल्ली के गटर हैं। इनमें तुम रास्ता नहीं भूल जाओगे। नहीं, रास्ता दिखाने वाला सामने है। कुत्ता? ओह, तो तुमने आते ही दिल्ली के कुत्तों से दोस्ती गांठ ली। गांठनी ही थी। इनके बिना डोगा का कहीं अस्तित्व नहीं है, न मुंबई में न दिल्ली में। जल्दी ही। तुम कानून से इस तरह बचते फिर रहे हो। क्या तुम्हारा भी इरादा डोगा बनने का है? नहीं, लेकिन अगर मैं कानून के शिकंजे में फंस गया तो यह उसकी जीत होगी जो मुझे फंसाना चाहता है, और फिर कानून के शिकंजे में फंसकर मैं अपने आप को बेगुनाह भी साबित नहीं कर पाऊंगा। कौन है तुम्हें फंसाने की साजिश करने वाला? पता नहीं, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता लगाना है, और ऐसा करने के लिए मुझे यह सोचना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सोचो, जब तक चाहे सोचो। डोगा तुम्हारा मुहाफिज है। डोगा की मौजूदगी ने तिरंगा को पूरी तन्मयता से सोचने का मौका दे दिया था। आखिरकार जो कुछ हुआ वो उन 2 दिनों के बीच हुआ जब मैं कश्मीर गया हुआ था। यानी कोई इस बात को जानता था कि अगले 2 दिन में मैं दिल्ली में नहीं कश्मीर में होऊंगा। लेकिन यह बात किसको पता हो सकती है? मैं तो यहाँ से बिना किसी को बताए बहुत ही गुप्त तरीके से कश्मीर गया था। किसी को इसको कानो कान खबर नहीं थी। मैं कश्मीर गया हुआ हूँ, इस बात की जानकारी एक आदमी को थी, उस अल हसन को, जिसने मुझे पाकिस्तान से आने वाले बम एक्सपोर्ट के बारे में बताया था। एक झटके से उठ खड़ा हुआ तिरंगा। हमें चलना होगा डोगा। कहाँ? एक आदमी की तलाश में, महरौली के बाहर मौजूद सुनसान खंडहरों में। मैं उसे यहीं बांधकर छोड़ गया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद तुम्हें इस लाश की तलाश है। अल हसन! उफ! इसे किसने मार डाला? उसी ने जो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। सही कहा। अल हसन से मेरे बारे में जानकारी लेकर उसने इसे मार डाला। लेकिन वह था कौन? उफ! यह क्या है? एक छोटा काला झंडा जो कहीं से उड़कर यहाँ आ गया। नहीं, ये झंडा ऐसा नहीं है जो कहीं से उड़कर यहाँ आया हो। ध्यान से देखो इस झंडे को। जिस नुकीली लोहे की झंडी पर यह लगा हुआ है, उसके नीचे खून लगा हुआ है। तो यह काला झंडा मर्डर वेपन है। वह हथियार जिसका वार दिल पर करके अल हसन की हत्या की गई है। एक मिनट, एक चीज और नजर आ रही है इस झंडे में। क्या? यह झंडा काला नहीं है। देखो, बहुत ही बारीकी से देखने पर तुम्हें यह पता चल जाएगा कि यह झंडा किसी और रंग का था, जिसे काले रंग में डुबोकर काला किया गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तिरंगा,
और मुझे तो इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है, इसके बीचों बीच बना एक चक्र। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं ये झंडा असल में है काला तिरंगा? यस, और इस झंडे को काला रंग रंगने वाला यह कहना चाहता है कि वह तिरंगा को यानी मुझे काला कर देगा, और तुम्हारे रूप में अपराधियों की हत्या करवा कर वह यह काम कर भी रहा है। बदनामी की कालिक से काला कर रहा है वह तुम्हें। हाँ, लेकिन वह है कौन? मुझ पर बदनामी का दाग लगाकर उसे क्या फ़ायदा होगा? ओह, क्या हुआ? मैं शायद समझ गया हूँ कि वो अपराधी कौन है, और अगर मुझे तुम्हारे वफादार साथियों का सहयोग मिले मैं उस तक पहुँच सकता हूँ। ऐसा है तो मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। डोगा की अल्ट्रासोनिक सीटी बजी और कुछ ही पलों में लो आ गए मेरे साथी। ये तुम्हारी हर सहायता करेंगे। धन्यवाद डोगा, लेकिन अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। पुलिस मुझे ऐसे ढूंढ रही है जैसे भूसे में से सुई ढूंढी जाती है। तुम्हें इस समस्या का भी हल करना होगा। हो जाएगा। कैसे? उस पोशाक से जिसे मेरा एक साथी मरे हुए बदमाशों के पास से उठा कर लाया था। तिरंगी पोशाक? इसका क्या होगा? तिरंगा को बेगुनाह साबित करने के लिए आज डोगा इस गुनाहगार शरीर पर तिरंगा धारण करेगा। उफ, यानी तुम मेरे रूप में पुलिस को डॉस दोगे? कर सकोगे ऐसा? क्यों नहीं? डोगा ने और जिंदगी में किया ही क्या है। कुछ ही पलों बाद दो तिरंगा जिस्म हवा में लहरा रहे थे। एक का मकसद था अपराधी तक पहुंचना, और एक का मकसद था कानून को अपने तक ना पहुंचने देने का। इधर अपराधी तो तिरंगा और डोगा ने मिलकर तिरंगा को काला करने की मेरी योजना को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। लेकिन अपनी इस कोशिश में वे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस समय वे दोनों अपराधी हैं, और दुनिया का कोई भी कानून अपराधियों की दलीलों को तब तक नहीं सुनता जब तक उसे गिरफ्तार ना कर ले। और गिरफ्तार होने के बाद अपराधी के पास अपनी दलीलों को सच साबित करने का कोई रास्ता नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा तूने। इसीलिए मैं तुझे अपने साथ यहाँ लेने आया हूँ कफन, क्योंकि मेरी हर दलील की सच्चाई तू होगा। तो तिरंगा, तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? यह काम तो बहुत मुश्किल था, लेकिन तूने अल हसन की हत्या में काला तिरंगा इस्तेमाल करके इस काम को आसान कर दिया। उसे देखकर मुझे यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि सिर्फ तू ही मेरा एक दुश्मन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। इतना समझने के बाद बाकी का काम आसान कर दिया डोगा के इन साथी कुत्तों ने, जिन्होंने अल हसन की लाश के पास तेरी गंध को सूंघ लिया और उसकी सहायता से तुझ तक आ पहुँचे। अब चल, मैं तुझे पुलिस के पास पहुँचाता हूँ ताकि बेगुनाह साबित हो सकूँ। उफ, मुझे पुलिस तक पहुँचाने की तेरी यह कोशिश बेकार है तिरंगा। तू इसे पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तुझसे निपटने का इंतजाम किया हुआ है इस टेप रिकॉर्डर के रूप में। यह मिनी टेप रिकॉर्डर मेरी बोलती बंद करने वाला हथियार साबित होगा। अच्छी बकवास है। लेकिन टेप रिकॉर्डर के चलते ही तिरंगा को पता चल गया कि कफन जो कह रहा था वह सच था। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। ओह, राष्ट्रगान! अगले ही क्षण तिरंगा के बोलते ही नहीं, उसके शरीर की हर हरकत भी बंद हो गई। अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान के शब्द एक देशभक्त के शरीर से बेड़िया बनकर लिपट गए थे, और यही तो चाहता था तिरंगा का वह दुश्मन। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। जब तक राष्ट्रीय गान बजता रहेगा तब तक तू अपने जगह से नहीं हिलेगा, और यह राष्ट्रीय गान तब तक बजता रहेगा द्रविड़म उच्चकल बंगा। तू मौत के मुंह में नहीं पहुंच जाता। तब शुभ नामे जागे। उफ, ये मुझे मार देने के लिए ये मुझ पर बुरी तरह से टूट पड़ा है, और मेरी मजबूरी है कि मैं इसके वारों से नहीं बच सकता हूँ। तब शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाथा। मेरे हिलते ही राष्ट्रगान का अपमान होगा, और ये मुझे मंजूर नहीं, हरगिज मंजूर नहीं। जनगण मन दायक दय जय है भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान के सम्मान के लिए एक देशभक्त अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान के लिए अगर एक देशभक्त मारा गया तो राष्ट्रगान का अपमान होगा। मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। डोगा, आह!
पुलिस को डॉस देकर अपने साथियों की मदद से मैं भी यहाँ पहुँचा। अब संभालो अपने और कानून के अपराधी को और अपने इस तिरंगे की पोशाक को। अब मैं चलता हूँ वापस अपनी मुंबई। आज पहली बार देख रहा हूँ कि डोगा ने एक बड़ी समस्या को जड़ से हल नहीं किया, खत्म नहीं किया, बल्कि उसे हल करने की कोशिश की। हाँ, आज ये पहली बार हुआ है कि डोगा की गोली ने किसी अपराधी नामक समस्या के सीने को निशाना नहीं बनाया है। कफन नाम की यह समस्या भी जड़ से ही खत्म हो जाती अगर डोगा के शरीर पर तिरंगी पोशाक नहीं होती। समाप्त।